मान लो आपके पास एक सुपर पावर आ जाए जिसे यूज करने के बाद आपको अपनी बची हुई लाइफ में कभी भी वापस सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच एन इंटरेस्टिंग पावर टू हैव राइट ना। वो भी आज के जमाने में जहां ज्यादातर लोगों के पास एक चीज की कमी है, वो है टाइम। इसे मैं सुपर पावर इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ के 7 से 8 घंटे इस चीज को देता है, जबकि यही टाइम वो कुछ प्रोडक्टिव करने में लगा सकता था, या फिर अपने फैमिली को टाइम दे सकता था, या फिर ट्रैवल कर सकता था। इन शॉर्ट वो अपने सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ा सकता था। इतने सारे बेनिफिट्स देखने के बाद आप भी यही सोच रहे होगे कि काश ये वाली सुपर पावर एग्जिस्ट करती। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमें डेली अपनी लाइफ के 7 से 8 घंटे अपनी नींद को देने ही होंगे। क्या नींद सच में इतनी इंपॉर्टेंट है, या फिर इवोल्यूशन की ये एक बस मिस्टेक है? क्योंकि नींद के दौरान ना ही हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, ना ही सोशल हो सकते हैं। यही क्या, हम खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, बस अनकॉन्शियस होकर पड़े रहते हैं। ये सब सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि हम सोते क्यों है? वाई डू वी स्लीप? इसी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि स्लीप इवॉल्व कैसे हुई, और अगर हम सोए नहीं तो हमारे हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैं हूं सचिन, और वेलकम टू माय चैनल जहां पर हम साइंस और हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्लीप के इस फैसिनेटिंग सफर को। सबसे पहले देखते हैं स्लीप होती क्या है। जनरल डेफिनेशन ये है कि नींद हमारे बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट है, जिसके दौरान हमारी बॉडी और ब्रेन आराम करते हैं। इसी दौरान हमारी कॉन्शियस एक्टिविटी, जैसे बात करना, इधर उधर घूमना, खाना, ये सब बंद हो जाता है। और साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि स्लीप एक नेचुरल स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी की कॉन्शियसनेस, सेंसरी एक्टिविटी और वॉलेंटरी मसल मूवमेंट कम हो जाती है, जो कि ब्रेन के सर्केडियन रिदम और बॉडी के स्लीप प्रेशर द्वारा कंट्रोल होता है। अब चलते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो है व्हाई डू वी स्लीप। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस हम ह्यूमंस मंकीज से इवॉल्व हुए हैं, और इस इवोल्यूशन के दौरान हमारे ब्रेन और बॉडी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। इस बदलाव में हमने कई सारे बॉडी पार्ट या तो लूज किए हैं, या फिर उनका साइज श्रिंक हो गया है, जैसे टेल, या फिर थर्ड आईलिड, या फिर अपेंडिक्स। इन बॉडी पार्ट्स का हमारे सर्वाइवल में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं बचा था, तो नेचर ने उन्हें इवेंचुअली निकाल दिया। बट एक चीज जो मदर नेचर नहीं निकाल पाई, या फिर हमारी बॉडी और ब्रेन उसे ओवरकम नहीं कर पाए, वो है नींद। आपको ये इवोल्यूशन वाला पार्ट बताने का रीजन बस इतना है क्योंकि हम एज अ ह्यूमन या फिर कोई भी अदर एनिमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर डिपेंड करता है। मतलब हमारा अल्टीमेट गोल है टू सर्वाइव, और नींद इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि नींद के दौरान हम सबसे वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं। कोई भी प्रेडेटर हम पे अटैक कर सकता था, फिर भी थ्रू आउट द इवोल्यूशन हमने कभी स्लीप पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि स्लीप हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सवाल फर्स्ट टाइम हमारे सामने आया है। लोगों ने हजारों सालों से नींद को ऑब्जर्व किया है, फिर भी इतने दिनों तक कोई क्लियर आंसर नहीं था कि हम सोते क्यों है। बहुत सारे एनिमल और ह्यूमन स्टडीज में हमने ये तो देखा कि एक अच्छी नींद के क्या बेनिफिट्स है, और इन बेनिफिट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। एक अच्छी नींद हमारे लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट, जैसे बॉडी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ब्रेन फंक्शन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, स्किन, वेट मैनेजमेंट, हार्ट हेल्थ, इन सबको कंट्रोल करता है। बल्कि अब कंडीशन तो ऐसी है कि हमें ये देखना पड़ता है कि नींद हमारे लाइफ के कौन से एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं करती। और कम सोने या फिर ना सोने के साइड इफेक्ट्स भी हम जानते हैं, जैसे मूड स्विंग, डिप्रेशन, या फिर पुअर ब्रेन फंक्शन। इतना पता होने के बावजूद भी इतने सालों तक हम सोते क्यों है, इसका साइंटिफिक रीजन नहीं था टिल 2013। 2013 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क यूएसए में हुई थी। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने ग्लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कवर किया, जो एक ब्रेन का वेस्ट क्लियरिंग सिस्टम है। और ये सिस्टम तभी काम करता है जब हम नींद में होते हैं। डीप स्लीप के दौरान हमारे ब्रेन के ग्लियल सेल श्रिंक हो जाते हैं, क्रिएटिंग इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके थ्रू सीएसएफ यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो बढ़ जाता है। ये सीएसएफ हार्मफुल प्रोटीन और मेटाबॉलिक वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। वेस्ट जैसे बीटा एमिलॉइड प्रोटीन, ये अल्जाइमर डिजीज से लिंक्ड है। ताओ प्रोटीन जो पार्किंसंस डिजीज और डिमेंशिया से रिलेटेड है। एंड अदर न्यूरोटॉक्सिन्स जो न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकते हैं, ये उनको रिमूव करता है। ये टॉक्सिक वेस्ट सीएसएफ की मदद से ब्लड वेसल के थ्रू लिवर तक जाता है, जहां इन्हें लिवर ब्रेक डाउन करके बॉडी से फ्लश आउट कर देता है।
तो अगर आपकी स्लीप क्वालिटी और स्लीप ड्यूरेशन अच्छे है तो ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से काम करेगा और आपके ब्रेन के अंदर के टॉक्सिक वेस्ट को अच्छे से क्लीन करेगा। बट अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है या फिर क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन है तो ये क्लीन अप अच्छे से नहीं होगा, जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस डिजीज का रिस्क बढ़ा देगा। साथ ही आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और मेमोरी को भी कमजोर कर देगा। हम इस ग्लिम्फेटिक सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले है 7 से 9 घंटे की नींद लें। उसके बाद अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि बॉडी का फ्लूइड बैलेंस ब्रेन डिटॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अपनी अल्कोहल और कैफीन इंटेक को लिमिट करें, क्योंकि ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। और लास्ट में लेफ्ट साइड स्लीपिंग को प्रायोरिटी दे, क्योंकि ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। अब आपको आंसर मिल गया है कि हम सोते क्यों है, और वी कैन से नाउ वी नो व्हाई वी स्लीप, एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, टू क्लीन आवर ब्रेन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो नींद आज हम ले रहे हैं वो डेवलप कैसे हुई? मतलब इवोल्यूशन के किस स्टेज पर स्लीप को पहली बार देखा गया? क्या एवरी एनिमल सोता है? अगर सोता है तो कौन से एनिमल में सबसे पहली बार स्लीप को देखा गया? इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें 3.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाना होगा। तब अर्थ पे एक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता था, जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आज भी एग्जिस्ट करता है। ये एक एंशियंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब आप सोच रहे होगे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये कैसे सो सकता है, इनके पास तो ब्रेन, बॉडी कुछ भी नहीं होती। हाँ, ये वैसे नहीं सोते जैसे दूसरे एनिमल्स होते हैं, पर ये दिन और रात के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं। मतलब दिन में ये फोटोसिंथेसिस करता है और रात में एनर्जी कंजर्व करने के लिए रेस्ट फेज में चले जाता है। यानी कि ये बैक्टीरिया एक बायोलॉजिकल रिदम फॉलो करता है, जो कि स्लीप का एक प्रिमिटिव फॉर्म हो सकता है। इस इवोल्यूशन में अगर हम थोड़ा आगे जाए तो हमें मिलता है जेलीफिश। ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनके पास ब्रेन तो नहीं होता, फिर भी ये एक स्लीप जैसी स्टेट में जाता है। मतलब अगर आप इनको रात में डिस्टर्ब करोगे तो इनका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होगा, जो कि एक बेसिक स्लीप बिहेवियर को इंडिकेट करता है। स्लीप एक एडवांस फीचर नहीं है जिसे कि बस एनिमल किंगडम में देखा जाता हो, बल्कि शुरुआती दिनों से ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का और सर्वाइवल का मैकेनिज्म रहा है। पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में बायोलॉजिकल रिदम दिखने लगी। फिर जेलीफिश जैसे सिंपल क्रिएचर ने स्लीप लाइक बिहेवियर डेवलप किया। फिर कहीं जाकर एनिमल में एक प्रॉपर स्लीप दिखने लगी। मतलब नींद एक इवोल्यूशनरी एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल नीड है जो एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। अगर हम इस स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे तो इसका हमारे ब्रेन और बॉडी पर इम्पैक्ट क्या होगा? इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। ये हुआ था 1964 में, और एक्सपेरिमेंट का नाम था द 11 डे स्लीप डिप्रिवेशन। इस एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट था रैंडी गार्डनर। रैंडी गार्डनर 17 साल का एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, जिसने अपने साइंस फेयर के लिए एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया कि कितने दिन बिना नींद के रहा जा सकता है, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट के, जैसे कि कैफीन या फिर कोई ड्रग। उसके इस एक्सपेरिमेंट को स्टैनफोर्ड के स्लीप रिसर्चर डॉक्टर विलियम डेमेंट ने मॉनिटर किया था। उन 11 दिन में रैंडी के साथ क्या हुआ? डे 1 पर उसे थोड़ा फटीग फील हुआ, पर कोई मेजर इशू नहीं था। डे 2 पर उसका अटेंशन स्पैन गिर गया और वो थोड़ा इरिटेट फील करने लगा। डे 3 पर उसको मेमोरी प्रॉब्लम, बोलने में इश्यूज और मूड स्विंग्स होने लगे। डे 4 पर ही उसे हेलुसिनेशन, मतलब चीजें दिखना स्टार्ट हो गई। डे 5 पर वो सिंपल मैथ प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। और डे 6 और 7 पर उसे और ज्यादा स्ट्रांग वाले हेलुसिनेशंस होने लगे। डे 8, 9 और 10 पर उसके मोटर स्किल्स वीक हो गए और माइक्रो स्लीप स्टार्ट हो गई। और डे 11 पर टोटल कॉग्निटिव ब्रेकडाउन, मतलब उसकी इमेजिनेशन और रियलिटी मिक्स होने लग गई। एक्सपेरिमेंट के बाद रैंडी लगातार 14 घंटों तक सोया रहा। उठने के बाद उसका ब्रेन थोड़ा नॉर्मल हो गया और लगभग 2 से 3 दिनों में उसकी स्लीप साइकिल भी ठीक हो गई। रैंडी गार्डनर का ये 11 डे रिकॉर्ड ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड में इससे ज्यादा दिनों के भी केसेस अवेलेबल है। इनफैक्ट स्लीप डिप्रिवेशन को टॉर्चर टेक्निक के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि बिना नींद के इंसान की मेंटल स्टेबिलिटी ब्रेक हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको स्पेस से कूदने तक का रिकॉर्ड बनाने की परमिशन है, पर ना सोने का रिकॉर्ड बनाने का कोई ऑप्शन नहीं। मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली स्लीप डिप्रिवेशन कैटेगरी को हटा दिया है, क्योंकि बिना नींद के रहना बॉडी और ब्रेन के लिए इतना खतरनाक हो सकता है कि इसे स्टंट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता।
तो सोचिए, नींद की कमी कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। हम में से ऑलमोस्ट सारे लोग सोना तो छोड़ नहीं देते, पर उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। मतलब कम सोते हैं। इसके भी कुछ ज्यादा ही साइड इफेक्ट है, जैसे कमजोर मेमोरी, स्ट्रेस, लो टेस्टोस्टेरॉन, हार्मोनल इम्बैलेंस और पुअर इम्यूनिटी, एंड दिस लिस्ट गोज ऑन। इन शॉर्ट, अगर आपको हेल्दी और प्रोडक्टिव रहना है, तो अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देनी होगी। स्लीप एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसीलिए ये बस शुरुआत है। ये वीडियो मेरी स्लीप सीरीज का पहला पार्ट है, और इस जर्नी को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम स्लीप के डीप कंसेप्ट को समझेंगे, जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।